नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज यह रेलवे जीके जीएस का 8वां वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें भी उन सभी वीडियो की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगे आने वाली रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दी जाएगी, जहां से आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि यह ईंटों से कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लोथल की अगर हम बात करें तो ये भोगबा नदी के तट पर अहमदाबाद यानी कि गुजरात में स्थित है। इसकी स्थिति की बात आपने कर ली, ये भोगबा नदी के किनारे है। इसकी खोज की बात की जाए तो रंगनाथ राव ने 1954-55 में की थी। यहाँ से कुछ साक्ष्य जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ईंटों से निर्मित बंदरगाह था। चावल के प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। मनके बनाने का कारखाना चन्नूदड़ो और लोथल दोनों से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अग्निकुंड की युग्म समाधियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। घोड़े के अस्थिपंजर भी मिलते हैं। घर के दरवाजे इसके लोथल के जो था, ये एकमात्र ऐसा शहर था जिसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी के जो अन्य शहर थे या अन्य स्थल थे उन सभी में घर के दरवाजे हमेशा रोड के विपरीत खुलते थे। दूसरा प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? आप सभी जानते हैं चरक इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, चरक संहिता। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राज दरबार में एक प्रमुख चिकित्सक थे। तो इनका राइट आंसर है बी। अब यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं इसी प्रकार के, जैसे कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन अन्य लोग रहते थे? तो वसुमित्र रहते थे, अश्वघोष जो है ये रहते थे, नागार्जुन, महाचेत, पार्श्व आदि जो है प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व जो है इनके दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुल्तान स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था? देखिए आप सभी जानते हैं कि विश्व विजय की योजना बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर। ठीक है, तो ये जो है ये स्वयं को क्या कहता है? दूसरा सिकंदर कहता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की योजना बनाई और सिकंदर ये सानी अर्थात दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बाबर ने भारत में प्रमुख रूप से तो 4 युद्ध लड़े थे, बाकी के अन्य युद्धों को भी जिक्र मिलता है, लेकिन ये प्रमुख रूप से 4 युद्ध थे जो बड़े रूप में प्रसिद्ध थे। इन युद्धों का कभी क्रम पूछ लेता है, कभी ईयर पूछ लेता है, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप इसको सही से याद करेंगे। आगे मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है, तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 में हुआ था। फिर खानवा का युद्ध 27 में हुआ, उसके बाद में चंदेरी 28 में हुआ और घाघरा का युद्ध 29 में हुआ। ठीक है, तो ये जो है इनका क्रम रहेगा, जैसे 2, 3 और 1, 4, 2, 3, 1, 4, यानी कि इसका राइट आंसर डी है। आइए देखते हैं इसे आगे हम लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और हमें लंबे समय तक याद रखना है। तो इसको रख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो शॉर्ट ट्रिक है, पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी से घाघरा आया। आपको 1 या 2 बार ये पढ़ के और याद करनी है, पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी से घाघरा आया। तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है हार जाता है और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में करता है। स्टार्टिंग में आगरा में थी, बाद में ये जो है राजधानी के तौर पे फिर दिल्ली हो गई। खानवा का युद्ध की बात करें तो ये 1527 में जो है होता है, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध होता है। राणा सांगा ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध को हार जाते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, जिसमें
मेदिनी राय जो है ये चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश में है। यहाँ का एक शासक मेदिनी राय हार जाता है और बाबर इसमें भी विजयी होता है, यानी कि इन चारों युद्धों में बाबर विजयी होता है। और घाघरा का युद्ध है जो 1529 में लड़ा गया, जिसमें अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था, इसमें भी बाबर जो है विजयी होता है। तो इन चारों युद्धों में बाबर ही विजयी होता है, लेकिन याद ये रखना है कि पहला इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया, दूसरा राणा सांगा के, तीसरा मेदिनी राय के और चौथा अफगान शासकों के। तो ये जो है ये सभी युद्ध आप इसी क्रम में याद रखेंगे। पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी से घाघरा आया। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें तो ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए होगा। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि नील दर्पण जो है एक बांग्ला भाषा का नाटक था। इसके जो रचयिता हैं दीनबंधु मित्र हैं और इन्होंने इसकी रचना 1858-59 में की थी। जो आगे चल कर के नील दर्पण है ये नील की खेती करने वालों के लिए नील का विद्रोह करने का कारण बना, और जिसमें किसानों ने नील की खेती करने के लिए मना कर दिया गया। तो ये जो है इसका राइट आंसर सी होगा। आइए इसके कुछ फैक्ट को हम कवर करते हैं। तो आप वही फैक्ट याद रखेंगे जो मैंने बताया है कि ये प्रसिद्ध नाटक है, दीनबंधु मित्र ने इसकी जो है रचयिता हैं और रचना जो है 1858-59 में की गई। विशेष क्या है? विशेष ये है कि 1859 के जो नील विद्रोह था उसका ये कारण बना, जिसके तहत किसानों ने नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया। हाँ, ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अगर यहाँ बात की जाए तो एक तरफ आपको नाम दिए गए हैं और एक तरफ कुछ संस्थाएं दी गई हैं जिनकी स्थापना की गई है उनके द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। सैयद मुर्तज़ा खान की बात करें, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की पुणे में, ये भी सही है। मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था। आइए अब इनसे जो फैक्ट हैं, यहाँ कौन कौन से एग्जाम में हमारे की पॉइंट रहते हैं जो बनते हैं, इन्हें आप यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वास्तव में 1921 में होती है। इसके संस्थापक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। स्थान है कोलकाता, यानी कि इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यही जो है हमारे प्रश्न का आंसर था, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ये कहाँ की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि ये अलीगढ़ में की गई थी। अगर बात करें फर्ग्यूसन जो कॉलेज है, इसकी स्थापना पुणे में 1885 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में होती है। कहाँ? बनारस में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका प्रतिपादक जॉन लॉक को माना जाता है। इन्हें उदारवाद का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का संबंध कला के किस रूप से है? यामिनी राय प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार रही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, यानी कि इनका संबंध चित्रकला से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न कलाकारों और उनके कला रूपों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अंजलि इला मेनन का संबंध चित्रकला से है, बिल्कुल सही है। पन्नालाल घोष जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ये भी आप सभी जानते हैं। काफ़ी इनमें जो की पॉइंट रखे गए हैं ये मेरे द्वारा खुद ही रखे गए हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली या फिर सिंगल रूप में, जैसे कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या किस कला से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न बनते हैं, इनको मैंने एक साथ रखा है, तो आप इनको एक एक करके पूरे याद करेंगे। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर का वादन करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर हम बात करें तो ये जो है वायलिन नहीं बजाते, क्या करते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो ये जो है शहनाई बजाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये स्थित है हैदराबाद में।
इसे जो है कला भंडार का संग्रहालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, एक तो ये पूछा जाता है, तो चंडीगढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप याद रखेंगे स्थापत्य शैली में इसका निर्माण नेक चंद के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। देखिए भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखने वाले कई महान व्यक्ति थे, लेकिन उन सब में जो है जयप्रकाश नारायण ज़्यादा याद रखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है संविधान में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक प्रश्न पूछ करके ब्रिटेन से जो भी हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है उन सभी को कवर किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है, तो आप इसे याद रखेंगे। लेकिन हमें याद ये भी रखना है कि आगे जो भी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ये सभी हमारे की पॉइंट यहीं पर कवर हो जाएं। जैसे कि क्या क्या हमने उनसे लिया है या उनके संविधान से हमारे संविधान में आया है, तो आप याद रखेंगे कि जो है मौलिक अधिकार जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि ये कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की भी प्रक्रिया ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान में कुछ आपातों का वर्णन मिलता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। तो ये जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी चीज़ें जब होती हैं तो आर्टिकल 352 के तहत भारत में आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ये लग सकती है। तो राइट आंसर इसका ए है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जो आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल हमारे एग्जाम में ये समझ के चलिएगा कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर बात करें 352 तो इसमें जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपात लगता है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो देखिए किसी भी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लग सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और 368 जो है संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार देता है। तो ये फैक्ट है, आर्टिकल हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है क्योंकि कई बार हमें क्या है कन्फ्यूज होना आम बात है। तो ये जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का बनने के लिए या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार बने हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। लेकिन देखते हैं आगे जो भी फैक्ट हैं इन्हें कवर करके जरूर चलेंगे। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 30 वर्ष रखी गई है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी कि 25 वर्ष में भी कोई 25 वर्ष के उपरांत कोई भी लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद बन सकता है। विधानसभा सदस्य की अगर हम बात करें तो ये भी सेम है, 25 वर्ष यानी कि विधायक और सांसद दोनों ही 25 वर्ष की एज के बाद बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु का जिक्र 35 वर्ष है, अधिकतम आयु का जिक्र यहाँ नहीं मिलता है। तो ये जो है कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये जो की गई थी ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 कहता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाए या माना जाए। तो ये जो है 2 हो गए। तीसरा है 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए मैंने जो याद किया था तो उसमें ये था KMN, हालांकि एम का अर्थ यहाँ फिक्स रखना है, मणिपुरी है, तो आप ये तीनों ही भाषाएं याद रख सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 की बात की जाए तो पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आप सभी जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। लेकिन इसके साथ ही आपको याद ये रखना है कुछ फैक्ट जो इम्पोर्टेंट हैं।
ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब का क्रम पूछे या पूरब से पश्चिम तो आप इसी प्रकार याद रखेंगे, पश्चिम से पूरब याद रख लेंगे तो पूरब से पश्चिम भी बता पाएंगे। पहले ये गुजरात में प्रवेश करती है, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में गुजर के झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजर जाती है। तो कर्क रेखा की स्थिति की बात की जाए तो ये वास्तव में 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि वास्तविक पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा उपस्थित नहीं है। ये हमने अपने सुविधा के अनुसार ग्लोब पर छापी है, तो ये एक तरह की काल्पनिक रेखा है। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में घुसती है, फिर उसके बाद में बैक होकर के गुजरात में आती है, तो ये जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, झूम खेती को ओडिशा में क्या कहा जाता है? तो झूम खेती जो है ओडिशा में कहलाती है डाहिया, झूम, पोनम या पोंडू। तो ये कहलाती है पोडू या पोंडू या फिर डाबी। तो ये जो है राइट आंसर इसका ए है, लेकिन ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अक्सर बनते हैं तो आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, पश्चिम घाट में क्या कहते हैं, तो आप इन सभी को याद करेंगे और याद करके अपने एग्जाम की तैयारी को और सही से तैयार करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रसिद्ध शहर दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं। तो यहाँ बात करें लंदन की, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जो है ये राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये वास्तव में स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जो है जर्मनी का एक शहर है और ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पेरिस की बात करें तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इस हिसाब से बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये बिल्कुल सही है। माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी बिल्कुल सही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में। बात की जाए मेडागास्कर की तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये बिल्कुल गलत है। इंडोनेशिया की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, देखिए पहला तो ग्रीनलैंड है, लेकिन दूसरा अगर सिंगल द्वीप की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा दूसरा न्यू गिनी है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो है न्यू गिनी है, ना कि मेडागास्कर। तो आप याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यहाँ प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग दिखाई देता है, यही आरबीआई का जो है प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? विजय केलकर समिति की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट थी ये कर सुधारों से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर ए है, लेकिन हमारे लिए ये समितियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर बनते देखा है। अगर हम बात करें विजय केलकर समिति की तो ये कर सुधारों से संबंधित थी। सरकारी समितियां काफ़ी पूछी जाती है, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थी। देखिए सरकारिया है, इसलिए आप याद रखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। ठीक है, तो चेलैया समिति की बात करें, ये कर सुधारों से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित थी। गोईपुरिया समिति की बात की जाए तो बैंकिंग सेवा सुधारों से संबंधित थी। सुरेश तेंदुलकर आप सभी जानते हैं, ये गरीबी का अनुमान लगाने के लिए बनाई गई थी। स्वामीनाथन समिति की बात की जाए तो ये जनसंख्या नीति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आप सभी जानते हैं कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भारत में पहली बार इतना बड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण माना जाता है। बात की जाए दूसरी बार कब किया गया था, ये भी पूछा गया है प्रश्न में, तो मैंने यहाँ दोनों को एक साथ रखा है। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1952 में ही की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन किसका है? यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे JB से,
इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। तो इसका राइट आंसर है डी। यहाँ लिखा है कि जितना उत्पादन होता है वह स्वतः ही बिक जाता है। इसका मतलब है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होगी। देखिए, एग्जाम में मैंने अक्सर देखा है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य कोई ना कोई प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखेंगे कि जब ये शून्य होगी सीमांत उपयोगिता तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। अब इसको आगे समझते हैं। जैसे इसका राइट आंसर तो डी होगा, पर आगे हम समझते हैं कि ऐसा क्या है। ठीक है, कौन कौन से संबंध पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो ये है कि मान लीजिए एक तरफ कुल उपयोगिता है और दूसरी सीमांत उपयोगिता है, इनके बीच कुछ संबंध है। जैसे जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। यही प्रश्न में पूछा गया है कि सीमांत उपयोगिता अगर शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या होगी, तो ये अधिकतम होगी। इसी प्रकार आप याद रखेंगे कि अगर कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, यानी कि और नीचे चली जाती है। तो ये जो है तीनों संबंध पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो आप इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। पेनिसिलिन जो है आप सभी जानते हैं कि कवक यानी कि फफूंदी से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। आप सभी जानते हैं कि पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। देखिए, अंगोरा ऊन, पश्मीना ऊन, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अंगोरा ऊन की बात की जाए तो ये एक खरगोश से प्राप्त होती है। पश्मीना नाम की एक बकरी होती है जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, ए रे यानी कि हमारी एक विटामिन की वीडियो है जिसमें मैंने इन विटामिन के नाम और बीमारियों को याद कराने का भी तरीका बताया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रे यानी कि रेटिनॉल होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये राइट आंसर इसका सी है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आप सभी जानते हैं। गाजर इसका मुख्य स्रोत माना जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाने में प्रयोग होने वाला मसाला लौंग ये किस से प्राप्त होता है। तो देखिए, लौंग आप याद करके चलेंगे कि ये जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है, क्योंकि इनमें से तीनों प्रश्न एग्जाम में मैंने देखे हैं बनते हुए। तो ये जो है फूल की कली से लौंग। केसर अगर पूछें तो वर्तिकाग्र से होता है, तो आप ये याद रखेंगे। हेरोइन की बात की जाए तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी की तो इसमें जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो है कीटों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन करता है। इसमें जो है सर्प यानी कि सांपों का अध्ययन होता है। इसमें जो है पक्षियों का अध्ययन ओर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है। तो सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होगा, ये तंत्रिका के आवेग में होगा। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप का जो चश्मा होता है ये वास्तव में क्रुक्स कांच के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। इसी प्रकार अगर दूरबीन, कैमरा इत्यादि के लेंस पूछे तो वह फ्लिंट कांच के बने होंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है। फ्यूज तार आप सभी जानते हैं कि इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि इसका जो है प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन द्रवणांक जो है ये निम्न पाया जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। लेकिन आपको साथ में ही एक और बात याद रखनी है। मैं बार बार नहीं बोलता, एक आध बार बोल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट अपना ज़रूर छोड़ा करें, और साथ में ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी निम्न में से किसका लाभ उठाने के लिए सबसे लंबी कूद से पहले दौड़ लगाते हैं। लंबी कूद से पहले दौड़ लगाते हैं। तो लंबी कूद से पहले दौड़ लगाने के लिए खिलाड़ी
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वह चाहते हैं कि जड़त्व का लाभ उठाया जाए। तो यानी कि जो गति है, अगर गति में रहेगा तो गति का जड़त्व बना रहेगा और उसी से आगे लंबी कूद हो सकती है, तो इसका लाभ उठाने के लिए वह दौड़ लगाते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं खाने के सोडा को ये सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर डी है। आइए इससे भी कुछ फैक्ट बन सकते हैं, जैसे खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये जरूर याद रखें, NaHCO3 पेट की अम्लीयता दूर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो एनोड अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जिंक यानी कि जस्ता का बना होता है। अगला प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? देखिए, ब्राउन एयर पूछें या ग्रे एयर पूछें, दोनों ही शब्दों का प्रयोग जो है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी है। आइए समझते हैं इसे कैसे है। ये देखिए, जब प्रकाश रासायनिक धुआं मुख्य रूप से ये ओजोन यानी कि O3, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन और एल्डिहाइड, इन तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, जहां तीव्र सौर विकिरण होती हैं, ठीक है, जहां तीव्र सौर विकिरण पड़ती हैं तो वहां पर इसे ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन जहां कम सौर विकिरण होती हैं वहां इसे ग्रे एयर के नाम से जाना जाता है। चलिए, हर हमेशा की तरह यहाँ पर भी इस वीडियो में भी 5-6 प्रश्नों को करंट के तौर पे ऐड किया गया है, तो ये आप याद रख के चलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैं शामिल करता हूँ। हाल ही में किसे आर्किटेक्चर का नोबेल, जो प्रित्जर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, 2024 किस के लिए चुना गया है? तो प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए जापान के रिकेन यामामोटो को चुना गया है। इससे पहले ये डेविड चिपरफील्ड इंग्लैंड के थे, इन्हें दिया गया था, लेकिन इस बार का रिकेन यामामोटो जापान को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? देखिए, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, आप सभी जानते हैं, मेरे हिसाब से 719 कुछ विकेट उनके थे टेस्ट में, सही से याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के जो है गेंदबाज थे, लेकिन वह स्पिनर थे। यहाँ बात की जाए टेस्ट में 700 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज की, तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के हैं, कई वर्षों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो देखिए, ये मनोनीत किया गया है, आप इन्हें याद रखेंगे, ये जो है नारायण मूर्ति जी की पत्नी सुधा मूर्ति जी, आप सभी जानते हैं ऋषि सुनक को, जो इनके दामाद हैं। ठीक है, तो ये जो है सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इनकी 2 पुस्तकें अक्सर एग्जाम में बनती हैं। इस बार ये पुस्तक आई थी महाश्वेता, ये किस में आई थी? SSC GD में आई थी, और ये डॉलर बहू इससे पहले NTPC में पूछी गई है। तो ये दोनों ही पुस्तकें आप याद रखेंगे, सुधा मूर्ति जी की डॉलर बहू और महाश्वेता। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? देखिए, एशिया का पहला देश तो चीन है, आप याद रखेंगे, लेकिन दुनिया का पहला देश अगर पूछें तो आप याद रखेंगे जर्मनी को। ठीक है, तो ये जो जर्मनी है ये दुनिया का पहला देश है और चीन जो है एशिया का पहला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ आपको पुस्तकें दी गई हैं और उनके प्रसिद्ध लेखकों के नाम दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो पुस्तकें हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करें तो ये चेतन भगत की है, ये बिल्कुल गलत है। ये अरुंधति राय की है। माई लाइफ की बात की जाए तो बिल क्लिंटन की प्रसिद्ध पुस्तक है। मालगुडी डेज R.K. नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप याद रखेंगे, ये चेतन भगत की नहीं है, ये जो है अरुंधति राय की है। आगे आपको लिखा भी मिल जाएगा, तो आप PDF प्राप्त करके उसे पढ़ भी सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा।
आइए और भी ये देख लीजिएगा, आप इन्हें याद भी करने का प्रयास करिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 फरवरी आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप जो है आप सभी जानते हैं ये गोल्फ का एक टूर्नामेंट है, तो ये इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, मेरी एक शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बनी है जो खिलाड़ियों को आपको याद कराने में आसानी करती है। तो ये जो है आप इसके लिए याद रखेंगे क्या, एक शब्द यानी कि खोजिक, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे खोजिक। खोजिक से क्या याद होगा? खोजिक से आपको याद होगा 9, 8, 7, ठीक है। तो खो खो से 9, जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7, ये जो है याद रखना है। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जो है खो खो है, यानी कि 9 होगा, यानी कि डी होगा। तो आप इसे याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक यहाँ लिखी भी है, खो खो, खोजिक, ठीक है, खो खो 9, जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7, खोजिक 9, 8, 7 याद रखेंगे। यहाँ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन फिर भी आज फैक्टों को ज़्यादा कवर किया गया है, तो आप ये याद रख के चलेंगे। वीडियो जब भी देखें पूरी देखें, 1 से 2 बार देखें, और हो सके तो पीडीएफ भी प्राप्त करके पीडीएफ भी पढ़ने का प्रयास करें। जितने भी वीडियो बनी है उन सभी के प्रश्नों को आप अगर पढ़ के चले जाते हैं तो आपका स्कोर मतलब ठीक ठाक स्थिति में होगा। और अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।